डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्केल ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, वित्त का पैमाना और ऋण की लागत। वित्त के पैमाने से तात्पर्य प्रति इकाई कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन हेतु आवश्यक वित्त की मात्रा से है। इसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल है वो एकड़ या हेक्टेयर हो सकती है। प्रत्येक जिले में विभिन्न फसलों हेतु वित्त का पैमाना डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है, उसके द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी की जो अध्यक्षता है वो जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा की जाती है और जो मीटिंग है वो अग्रणी बैंक है, जो लीड बैंक है, उसके द्वारा बुलाई जाती है। इसमें राज्य कृषि विपणन, जो राज्य कृषि विभाग के अधिकारी, जो इनोवेटिव फार्मर्स अग्रणी कृषक हैं, वो एक लीड बैंक मैनेजर इसके सदस्य होते हैं। इसमें नाबार्ड को भी सम्मिलित किया जाता है। जो स्केल ऑफ फाइनेंस है वो एनुअल वार्षिक फसल और जो पेरेनियल बहुवर्षीय फसलें हैं और पशुधन के लिए निर्धारित किया जाता है। इसमें पशुधन की जो लागत है वो लगभग स्थिर होती है उसको एक इकाई लागत के रूप में माना जाता है। यह इकाई लागत है वो विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे दुधारू पशुओं गाय या भैंस के लिए 2 पशुओं को एक इकाई लागत में गिना जाता है। भेड़ और बकरी की जब बात आती है तो उसमें कम से कम न्यूनतम 10 पशुओं को एक इकाई लागत माना जाता है और जब मुर्गी पालन की बात आती है तो उसमें 500 पक्षियों तक को एक इकाई लागत के रूप में गिना जाता है। ये वित्त का पैमाना ये इंडिकेटिव कॉस्ट के रूप में लिया जाता है, जिसको बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी कृषक को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अब एक बात यह आती है कि वित्त के पैमाने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें पहला है फसल का प्रकार, किस टाइप की फसल है। विभिन्न फसलों के लिए जो वित्त का पैमाना है वो अलग अलग होता है। कई जो फसलें हैं रबी में और जो खरीफ में भी इनमें अंतर होता है। तो जो जिनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है, उसमें वित्त का पैमाना भी ज़्यादा होता है और जिनकी लागत कम आती है उसमें वित्त का पैमाना कम होता है। दूसरे इसमें फसल की प्रकृति, किस टाइप की फसल है, वो लोकल है, देसी है या हाइब्रिड है, उनके लिए वित्त का पैमाना अलग अलग होगा। जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, उनके लिए भी वित्त का पैमाना अलग अलग होता है। एक जब मौसम खरीफ या रबी में विभिन्न फसलों में विभिन्न मौसम में जब फसल का उत्पादन होता है तो उसके लिए भी वित्त का पैमाना अलग अलग होता है। भूमि किस टाइप की है ये भी उसको प्रभावित करती है। वो उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, वो बारानी है या सिंचित है, उसके लिए भी वित्त का पैमाना अलग अलग होगा। एक हर डिस्ट्रिक्ट और एरिया के लिए भी अलग अलग होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ की जो फसल उत्पादन गतिविधियाँ हैं, उसके आधार पर भी इसका निर्धारण होता है। अब वित्त के पैमाने का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी जो होती है वो वित्त के पैमाने का निर्धारण करती है। इसका जो चेयरपर्सन होता है या जो इसका हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और इसके सदस्यों में ज़िले का जो लीड बैंक होता है, अग्रणी बैंक है, लोकल कोऑपरेटिव बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं और जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी नाबार्ड से जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है और बदले में नाबार्ड है वो प्रतिवर्ष कृषि विभाग से सूचना प्राप्त करता रहता है, जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन से संबंधित विस्तृत विवरण होता है। ये जो भी रिपोर्ट या प्राप्त सूचना है उनके आधार पर एक प्रोबेबल मैप, संभावित जो खाका है वो तैयार किया जाता है और इस रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न जो फसल उत्पादन गतिविधियां हैं उनके लिए जो एक
लिस्ट तैयार की जाती है, उनको उनके आधार पर वित्त का चुनाव किया जाता है और लास्ट में बाजार आवश्यकताओं, जो बाजार ट्रेंड है, उसके आधार पर फसल उत्पादन लागत का निर्धारण किया जाता है। हालांकि वित्त का पैमाना स्थायी नहीं होता और प्रतिवर्ष ये चेंज होता रहता है। ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पार्ट में जब हम कॉस्ट ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं, ऋण की लागत की बात करते हैं, तो ऋण की लागत से तात्पर्य उधारकर्ता द्वारा जो राशि बैंक या अन्य कोई भी वित्तीय संस्था द्वारा ली गई है और उसके ऊपर जो चार्जेस उसको दिए जाते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट हो चाहे फीस हो, वो सब ऋण की लागत के अंतर्गत आते हैं। यानी मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त राशि है जिसमें ब्याज, व्यवस्थापन फीस वगैरह हैं या दूसरे चार्जेस हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ लागत है वो सहमति के दौरान ऋणदात्री संस्था द्वारा आवश्यक रूप से वसूल की जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी ऋणदात्री संस्था से ऋण प्राप्त करता है तो उसको दो तरह की लागतें देनी पड़ती हैं, एक तो फीस है और एक ब्याज है। फीस में ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा जो फीस वसूल की जाती है वह ज़्यादातर जो कोई भी कृषक जो ऋण का आवेदन कर रहा है उसको रिव्यू करने के एवज में या उसको खाते को सही मैनेज करने के, व्यवस्थित करने के एवज में वसूल की जाती हैं। इसके अंतर्गत एक तो रख रखाव लागत आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, सेवा शुल्क, कई बार जो ऋण का भुगतान देरी से करते हैं तो उसको पेनल्टी के तौर पे जो राशि एज ए फीस के रूप में वसूल की जाती है उस फीस के अंतर्गत आती है। जब ब्याज की बात आती है तो किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा ऋण के उपभोग के बदले जो राशि प्राप्त की जाती है उसको ब्याज कहते हैं। और जो ब्याज की दर है वो स्थिर भी हो सकती है और परिवर्तनशील भी हो सकती है। स्थिर ब्याज की दर से तात्पर्य यानी संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान कृषक द्वारा या जो उत्पादनकर्ता द्वारा ऋण लिया जाता है उसमें ब्याज की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक समान रहती है। दूसरे केस में जो ब्याज की राशि है वो बदलती रहती है, परिवर्तनशील रहती है और ये पहले से ही एग्रीमेंट में होता है कि जो किसी भी तरह की अगर इसमें परिवर्तन होता है, सरकार के नियमों में परिवर्तन होता है या कोई नया नीति निर्धारण होता है उसमें कोई परिवर्तन होता है तो ब्याज की राशि भी परिवर्तित होती रहेगी। तो इस तरह से जो लोन दिया जाता है उस टाइम इन चीज़ों का निर्धारण कर लिया जाता है और कृषक है वो जो ज़्यादातर ऋण प्राप्त करते हैं वो सहकारी या जो व्यावसायिक बैंक हैं उनसे ऋण प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो निजी बैंक हैं या जो गैर सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा ब्याज की दर के अलावा जो फीस वगैरह है या प्रोसेसिंग चार्जेस है वो जो बहुत ज़्यादा वसूल किए जाते हैं और किसान ज़्यादातर इन चीज़ों से बचना चाहता है। थैंक यू।